હોલસેલ મોંઘવારીના મોરચે રાહતના સમાચાર છે। જુલાઈ મહિનામાં WPI 3.36% ઘટીને 2.04% પર નોંધાયો છે, જેમાં ફ્યુલ અને પાવર મોંઘવારી 1.03%થી વધીને 1.72% પર નોંધાઈ છે। મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોડક્ટ મોંઘવારી 1.41%થી 43%થી વધીને 1.58% પર નોંધાઈ છે। પ્રાઇમરી આર્ટિકલ મોંઘવારી 8.80%થી ઘટીને 3.08% પર નોંધાઈ છે। ખાદ્ય મોંઘવારી 8.68%થી ઘટીને 3.55% પર નોંધાઈ છે। બટાકાની મોંઘવારી 66.37%થી વધીને 76.23% પર નોંધાઈ છે। ડુંગળીની મોંઘવારી 93.35%થી ઘટીને 88.77% પર નોંધાઈ છે। ઈંડા, માંસ અને માછલીની મોંઘવારી -3.06%થી વધીને -1.59% ઉપર નોંધાઈ છે। શાકભાજીની મોંઘવારી 38.76%થી વધીને -8.93% ઉપર નોંધાઈ છે અને અનાજની મોંઘવારી 9.27%થી ઘટીને 8.96% પર પહોંચી। તો સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી માઇનિંગ કંપનીઓને મોટો ઝટકો મળ્યો છે। કોર્ટે કહ્યું કે રાજ્ય માઇનિંગ પર ટેક્સ લગાવી શકે છે। માઇનિંગ કંપનીઓએ એપ્રિલ 2005થી ટેક્સની ચૂકવણી કરવાની રહેશે। શું છે સંપૂર્ણ વિગત, તેની જાણકારી લઈએ સંવાददाता असीम मनचंदा पासेથી। असीम जी, सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग कंपनियों को क्या आदेश दिए हैं? 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था कि रॉयल्टी एक प्रकार का टैक्स नहीं है और राज्यों को माइनिंग के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार है। और ये मामला पिछले 25 सालों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। ये टैक्स कब से लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला उस वक्त नहीं सुनाया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दोबारा इस मामले की सुनवाई की। सरकार ने नई तारीख से टैक्स लगाने के लिए कहा था। सरकार ने कहा था कि पुरानी तारीख से टैक्स लगाना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त अपने मामले की सुनवाई करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जो माइनिंग कंपनियां हैं उनको 1 अप्रैल 2005 से टैक्स देना पड़ेगा, यानी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ कई शर्तें भी जोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो माइनिंग कंपनियां हैं, जो राज्य हैं, वो माइनिंग कंपनियों के ऊपर किसी भी तरह के इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगाएंगे। माइनिंग कंपनियां 12 साल की किस्तों के अंदर राज्यों को ये पेमेंट कर सकती हैं और ये पेमेंट 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग कंपनियों की अब लायबिलिटी तय कर दी है। माइनिंग कंपनियों को आने वाले दिनों में ये रकम राज्यों को किस्त के तौर पर चुकानी पड़ेगी। हालांकि किस कंपनी की कितनी लायबिलिटी होगी, ये भी कैलकुलेशन होना बाकी है। वो कैलकुलेशन जल्दी ही कंपनियां अपना करके स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म भी करेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्य 1 अप्रैल 2005 से माइनिंग के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। जी असीम जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ત્યારે જ આવતીકાલે 15 ઓગસ્ટના પ્રસંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી લાલ કિલ્લાથી પોતાના ભાષણ પર ખાસ ફોકસ કરી શકે છે। CNBC બજારને મળેલી એક્સક્લુઝિવ જાણકારી પ્રમાણે આ ભાષણમાં સરકારની અત્યાર સુધીની ઉપલબ્ધિઓની વિગતો આપવામાં આવી શકે છે। આ સમાચારની વધુ વિગતો લઈએ સહયોગી લક્ષ્મણ रॉय પાસેથી। लक्ष्मण जी, प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण में क्या कुछ खास सुनने को मिल सकता है? देखिए, तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री का लाल किले से पहला संबोधन होगा, तो यहाँ पे तीसरे कार्यकाल का एक डिटेल रोड मैप आपको देखने को मिल सकता है कि आखिर सरकार का फोकस क्या रहने वाला है। इसमें सरकार ज़्यादातर रोजगार पर जोर दे सकती है। सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर सरकार क्या क्या कदम उठाने वाली है, क्या लक्ष्य लेकर चल रही है, इसका ब्यौरा प्रधानमंत्री अपने भाषण में सौंप सकते हैं। और ऐसा करते वक्त जो विकसित भारत का संकल्प लिया गया है 2047 तक, इसका एक रोड मैप या फिर कहें कि विकसित भारत का मंत्र प्रधानमंत्री अपने भाषण में दे सकते हैं। और विकसित भारत का जब मंत्र यहाँ पर देंगे तो सिर्फ आर्थिक पैमाने को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक पैमाने को भी विकसित भारत के पैमाने में शामिल करने की बात प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जो कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी ये रोड मैप निकलकर सामने आया था। उसकी डिटेल प्रधानमंत्री यहाँ भाषण में कह सकते हैं। और इन सब के साथ साथ ये भी बताया जा सकता है कि पिछले 2 कार्यकाल में सरकार की उपलब्धियाँ क्या रही हैं और आगे सरकार उस पर कैसे बढ़ेगी। इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस पर विशेष जोर रह सकता है कि हर किसी को पक्का मकान दिया जाए, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। और सिर्फ मकान नहीं, मकान में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, शौचालय मुहैया कराए जाएं, सड़क वहाँ तक हो, बिजली पानी की व्यवस्था हो, हर घर जल की व्यवस्था हो, नल की व्यवस्था हो। इस तरह के ऐलान यहाँ पे प्रधानमंत्री के इस भाषण में आपको देखने को मिल सकते हैं। और इन सब के साथ साथ एक जो मुद्दा है जिस पर विशेष जोर रहेगा, जो कि बजट
बजट में भी आपको देखने को मिला वो था रोजगार को लेकर सरकार क्या लक्ष्य लेकर चल रही है और किस सेक्टर में किस तरीके से रोजगार बढ़ावा दिया जाएगा, रोजगार की जो 3 स्कीम बजट में ऐलान किया गया है उसको कैसे कब लागू किया जाएगा, इसका एक विस्तृत ब्यौरा प्रधानमंत्री अपने भाषण में दे सकते हैं। और ऐसे समय में ये भाषण दिया जाएगा जब खास तौर से आप बांग्लादेश में जो उथल पुथल देखने को मिला, तो सीधे तौर पर ना सही अप्रत्यक्ष तौर पर वहाँ पे एक तरीके से सीमा पर जो चुनौतियाँ हैं उससे निपटने की बात प्रधानमंत्री के भाषण में देखने को मिल सकती है। आतंकवाद से निपटने की बात प्रधानमंत्री के भाषण में सख्त शब्दों में देखने को मिल सकती है। તો તમામ બાબતોનો સમાવેશ આવતીકાલે વડાપ્રધાનના ભાષણમાં ચોક્કસપણે હોઈ શકે છે। ત્યારે જે આવતીકાલે સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર ઉપર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી લાલ કિલ્લા પરથી રાષ્ટ્રને સંબોધન કરશે। સ્વતંત્રતા દિવસની વિશેષ ઉજવણીમાં હાજરી આપવા માટે સરકારે ઘણા ખાસ મહેમાનોને આમંત્રિત કર્યા છે। સરકારના વિશેષ અતિથિઓની યાદીમાં કોણ કોણ છે તેની વિગત પણ લક્ષ્મણ રॉय પાસેથી જ લઈએ। लक्ष्मण जी, इस बार स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन कौन लोग स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाए गए हैं? इस बार के स्वतंत्रता दिवस की थीम है विकसित भारत 2047, यानी 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। इस थीम पर इस बार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इसमें सरकार क्या क्या कदम उठाएगी उस पर विशेष जोर रहने वाला है और ये प्रधानमंत्री के भाषण में आपको देखने को मिल सकता है। वो भाषण क्या होगा, किस तरह की बातें होंगी, आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री अपने भाषण से पहले जो समारोह होगा वो समारोह भी अपने आप में काफ़ी अनूठा रहने वाला है। वो एक जन भागीदारी का सीधा सा प्रतिबिंब आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। देश के हर कोने कोने से 6000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित यहाँ पे किया गया है। ये 6000 जो विशेष अतिथि हैं उनमें सबसे ज़्यादा निगाहें टिकी रहेंगी इस बार के पेरिस ओलंपिक में शामिल हुए भारतीय खिलाड़ियों पर। उनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। इन सब के अलावा जो अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं उनको भी इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इन ऐसी योजनाओं के लाभार्थी वो भी यहाँ पर आएंगे। इतना ही नहीं, विशेष स्टूडेंट को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, जिसमें खासतौर से आपको अटल इनोवेशन मिशन, पीएम श्री योजना के लाभार्थी जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है। युवा, आदिवासी, किसान, महिला, दूसरे वर्गों का भी इसी तरह का प्रतिनिधित्व आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरा माटी मेरा देश के जो वॉलंटियर हैं उनको बुलाया गया है। पिछले दिनों डिफेंस मिनिस्ट्री ने, रक्षा मंत्रालय ने अलग अलग ऑनलाइन कंपटीशन कराया था। उस कंपटीशन के करीब 3000 से ज़्यादा विजेताओं को इस समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। ऐसे पंचायत जहाँ पे सरकारी योजनाएं सफलतापूर्वक लागू हुई हैं, उन पंचायत के जो सरपंच हैं उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया है। यानी देश के हर कोने से, हर तबके से विशेष प्रतिनिधित्व आपको इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में देखने को मिलेगा। अलग अलग राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से 2000 लोग विशेष परिधान में आपको नज़र आएंगे, पारंपरिक ड्रेस में नज़र आएंगे, जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र रहता है। तो इस तरह से इस बार का जो समारोह है काफ़ी विशेष होने वाला है। जी लक्ष्मण जी,